वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अवर डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्क्रूडिंगर एटॉमिक मॉडल की। 1926 के अंदर इन 1926 एक थे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट बोलते हैं। जो फिजिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है उसको फिजिसिस्ट कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर जो मास्टर्स करता है उसको केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, बॉटनी के अंदर जो मास्टर्स करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन जो है फिजिसिस्ट है, स्कोंडे किया। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टुक फॉरवर्ड, बुक के अंदर जो कुछ वर्डिंग है वो हम उसके हिसाब से चलते हैं। टुक बोहर एटॉमिक मॉडल, टुक बोहर एटॉमिक मॉडल फॉरवर्ड, इस बोहर के एटॉमिक मॉडल को फॉरवर्ड उन्होंने किया और इसके अंदर कुछ चीजें ऐड की बोहर के एटॉमिक मॉडल पे। दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। किसके बारे में मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी इन्होंने? कि प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, अब तक तो हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में बात डिस्कस की थी कि आखिर में हमारे पास जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था उसमें हमें ये पता चली कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट समवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। और इस तरह की वेव्स हमने बताई थी कि ये जो वेव्स बन रही है कि इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल नेचर है और वो वेव बना रहा है। तो इसके अंदर क्या चीज कमी थी? इसके अंदर इस चीज की कमी थी कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर और डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बाद स्कोल्डिंग यार्ड ने इसके अंदर कुछ चीजें ये ऐड की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी लोकेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द लोकेशन। यानी आप जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं मुमकिनात को, मुमकिनात। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस समवेयर। अब वो कहाँ है, वो क्या है, वो वन बाय वन इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, डी ब्रोगली ने कुछ अपने इस मॉडल के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए थे, उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उससे हमें मजीद ये बात क्लियर हो। देखिए, क्वांटम, इसको जो बोहर ने जो हमारे पास डी ब्रोगली ने जो मॉडल दिया था इसका मशहूर नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इसकी डिटेल तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं और पूरा का पूरा ये मॉडल क्या था और किस तरह से इक्वेशन को ड्राइव किया वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आप 9th स्टैंडर्ड तक आप ये देखें, क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल था इसमें दरअसल बोहर ने हाइड्रोजन एटम को लिया। और कौन सा हाइड्रोजन एटम? जिसका एक प्रोटॉन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के 3 तरह के एटम्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी, याद होगा आपको। 3 तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो हम प्रोटियम ले रहे हैं जिसका एक प्रोटॉन है और एक सॉरी हम ड्यूट्रियम ले रहे हैं जिसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया किसका? हाइड्रोजन एटम का। और एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसकी मदद से उसने ये बताने की कोशिश की इस मॉडल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट समवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो पहला पॉइंट है इस बात को लेकर, वो हमें क्या बताता है? स्क्रोडिंगर यार्ड एटॉमिक मॉडल को लेकर फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो अराउंड द न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शक्ल में अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की शक्ल में इस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। और क्लाउड, जैसे हमारे पास क्लाउड होता है, ठीक है, बादल होते हैं, उस तरह की
का पॉइंट इसने दिया स्कोनिक यार्ड में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ क्लाउड। इसी तरह से ये आपका एक और ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिया। मजीद ये देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। हाँ, इसके अंदर ये क्लाउड आपको नजर आ रहे हैं। अब ये इस पे ये बताना चाह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट जो स्कोटिंग यार्ड का है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसे आपको अंदाजा हो गया कि हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। अच्छा, यहां आ जाए तो दूसरा पॉइंट देखिए, एक और चीज समझा दूं यहाँ पर कि स्कोडिंगर एटॉमिक मॉडल दरअसल ये बताना चाह रहा है कि टू डायमेंशन नहीं है एटम का जो स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन एटम का, दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, आपको ये पता होगा कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है दिस इज थ्री डायमेंशनल, नॉट टू डायमेंशनल। जैसे हम बोर्ड के ऊपर एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये टू डायमेंशनल है। तो लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल होती है तो उसकी एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर भी इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो भी इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म, तभी वो क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है, ईच एनर्जी सबशेल, ईच एनर्जी subshell in an orbit have different shapes which determine the presence of electron। देखें, अब यहां पर एक और बात समझने की, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है उसका नाम उसको हम क्या कहते हैं, शेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम उसका न्यूक्लियस है, और उसका ये हमारे पास क्या है, स्कोडिंगर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये इसका फर्स्ट शेल है। अब आपको ये बात क्लियर होगी, ये ऑलरेडी पता होगा कि शेल किसको कहते हैं। व्हाट इज द शेल, शेल इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अडॉप्ट करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूमने में। तो अब ये कहना चाह रहा है कि शेल के अंदर भी, यानी हर शेल के अंदर, शेल जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसके अंदर भी क्या है, सब शेल है, और वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है अराउंड द न्यूक्लियस। यानी शेल के भी क्या होंगे, सब शेल होंगे, सब शेल। अच्छा, इस शेल का दूसरा नाम क्या है, इस शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये बात की थी ऑर्बिट, और इसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इसको सब शेल को ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास शेल, सब शेल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, और इसके अलावा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल। स्टूडेंट ज्यादातर इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैं जरूरी समझा कि इस बात को ऐड कर दूं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में भी हमने ये बात की थी, सब एनर्जी लेवल। तो सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल, सब शेल, ये तीनों की तीनों सेम चीज, और इस तरह से शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल ये भी एक जैसी चीज है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें, सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सब शेल के अंदर, वो सब शेल असल में डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, पॉइंट नंबर 3, different subshells of orbitals are orbitals named SPDF with different shapes as S is spherical and P is dumbbell shape। पॉइंट नंबर 3 में हमें ये बताया जा रहा है कि देखिए, मैंने अब पॉइंट नंबर 2 में यही बात की कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, शेल। अब उस शेल के भी क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। अब सब शेल यानी अगर जैसे हम बात करें कि मैंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कोडिंगर एटॉमिक मॉडल की क्लाउड की शक्ल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक ही हम क्या बना रहे हैं कि हम सपोज करें कि ये एटम है, उस एटम के दो शेल हैं, और इसको हमने इस तरह से फ्यूजी क्लाउड से हमने उसको क्या किया है, यहाँ पे समझा है।
तो इसको थोड़ा सा हम इमेजनरी एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, सपोज करके। अब वो क्या कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि भाई जो शेल है ना, शेल, उस शेल के अंदर भी सब शेल होंगे, यानी शेल तो है, अब शेल के अंदर भी क्या होंगे, सब शेल होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सब शेल के अंदर भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से अगर ऑर्बिट है तो ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से अगर एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल के सब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन, सब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या मतलब, मतलब ये कि हमारे पास जो भी शेल है, जैसे ये हमारा शेल है, फिर देन ये शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब कह रहा है कि शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते, शेल के अंदर भी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में एक रूम होता है, तो हम ये कहेंगे भाई घर में तो अफराद रहते हैं, लेकिन पार्टी खास तौर पे फला 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 कमरे के अंदर वो जो कमरा है वो मेरे वालिदैन का है, और वो जो कमरा है वो मेरे भाई का है या मेरी बहन का है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं शेल में, पर शेल के भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एनर्जी लेवल के सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो सब शेल बताया जा रहा है या ऑर्बिटल्स बताया जा रहा है या सब एनर्जी लेवल बताया जा रहा है, वो किसको बताया जा रहा है, एस को, पी को, डी को और एफ को। अब ये एस पी डी एफ कहां से दिए गए, एस पी डी एफ अल्फाबेट कोई भी आप इसके अलावा भी एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरे लेटर्स भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन जिन्होंने सब शेल का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने एसपीडीएफ के सिंबल को यूज किया, ठीक है। और इसकी दूसरी रीजन भी थी कि स्फेरिकल शेप होती है एस सब शेल की, ठीक है। और इसी सीक्वेंस से उन्होंने आगे जो ऑर्बिटल से उनके नाम रख दिए, इसके बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एस। तो 4 सब शेल होते हैं। आप बस ये समझ लें कि हर शेल के अंदर, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक के सब शेल होंगे, यानी किसी शेल के अंदर 1 सब शेल होगा, किसी शेल में 2 सब शेल होंगे, किसी शेल में 3 सब शेल होंगे, किसी शेल में 4 सब शेल होंगे। 4 से ज्यादा सब शेल नहीं होते, किसी भी शेल के अंदर 4 से ज्यादा सब शेल नहीं होते। वो 4 सब शेल कौन से हैं, एस पी डी एफ। अब आगे क्या कह रहा है, विद डिफरेंट शेप्स एंड एस इज स्फेरिकल एंड पी इज डम्बल शेप। अब आपको पता है कि ये जो सब शेल है ना, सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस जो ये रिवॉल्व करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, सब शेल के अंदर इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। एस की अलग शेप है, पी की अलग शेप है, डी की अलग शेप है, एफ की अलग शेप है। तो अब देखें इसको, यहां पे देखें, अब ये डिफरेंट डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ये एस की शेप है, ये पी की शेप है, एस की स्फेरिकल है, पी की डंबल है और डी की देखें डबल डंबल, और ये एफ की सब शेप जो है फ्लोवर टाइप। ये हमारे पास इसकी ये डिफरेंट सब शेल्स की क्या है, शेप्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर। ओके, पॉइंट नंबर 4, the number and kind of atomic orbitals depend on the energy level। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझिएगा। अब उसमें आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास जो ऑर्बिटल्स है ना, उसका नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल का जो नंबर होगा वही ऑर्बिटल्स को की तादाद को बताएगा। यानी मतलब क्या है, अगर मेरे पास न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये पहला शेल है, ये पहला एनर्जी लेवल है, और ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये तीसरा एनर्जी लेवल। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर है ना, यानी ये पहला नंबर है, इसका पहला शेल है, पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी हमें कैसे पता चलेगा किस किस्म का, किस शेप का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और कितने नंबर होंगे ऑर्बिटल्स के, वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल के। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, क्यों, क्योंकि इसका नंबर 1 है, इसलिए इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसको बल्कि यहां थोड़ा सा करीब कर देगा। ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। एक ऑर्बिटल क्यों होगा, क्योंकि भाई इसका नंबर 1 है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड एनर्जी लेवल है, इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड एनर्जी लेवल है
और सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 ऑर्बिटल्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसका नंबर 2 है। तो कह रहा है कि जो नंबर होगा ना ऑर्बिटल्स के, ऑर्बिटल्स आपको मैंने बताया अभी एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। अब वो किसी शेल में एक ऐसा आएगा, किसी में 2 आएंगे एसपी, किसी के अंदर 3 आएंगे एसपीडी, किसी के अंदर 4 आएंगे एसपीडीएफ। अब वो कह रहा है कि वो डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के ऊपर। अगर फर्स्ट है तो 1 होगा, अगर सेकंड है तो 2 एनर्जी लेवल होंगे, यानी फर्स्ट के अंदर सिर्फ एस होगा, सेकंड के अंदर एसपी होंगे, और थर्ड के अंदर एसपीडी 3 होंगे, और चौथे शेल के अंदर एसपीडीएफ 4 होंगे, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली कम होते जाएंगे। हम आगे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गया। ओके, अब उसको हम कंक्लूजन करते हैं, इस पूरी बहस को यहाँ पे हम कंक्लूजन करते हैं कि क्या बात हुई, स्कुंडक यार्ड ने क्या बात की। ठीक है, स्कुंडक यार्ड की क्या बेसिक पॉइंट था? इसने कहा कि भाई एटम के अंदर वो रीजन जहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर होगा, गहरा होगा, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बस सिंपल ये कहा उसने कि भाई वो रीजन, इसको हम ऐसे करते हैं कि ऐसा रीजन जहां पर हमें फ्यूजी क्लाउड, गहरे बादल व्यू कर लें, ठीक है, फ्यूजी क्लाउड नजर आए या डेंसर, हमें डेंसर क्लाउड नजर आए इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग है, ठीक है, यानी पाया जाना उसका क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, यानी ज्यादा चांसेस है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, बस ये इसकी बहस का, इसके पूरे मॉडल का ये एक नुक्ता नजर था। इसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर होगा। आप देखें यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो गहरा है। तो कह रहा है कि उस रीजन पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। दिस इज ऑल द कंक्लूजन। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी कैसे कर मैथमेटिकल जो डेरिवेशन करते हैं वो करते हैं हम हायर क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे वो फिर हम जब हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहां तक के लिए आपके पास ये स्कुंडक यार्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हुआ। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिले।